Good morning, dear student. Welcome to my YouTube channel, Biosoc. हेलो डियर स्टूडेंट, NCERT पोस्ट कार्ड इन हिंदी सीरीज में आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन यूनिट का सेकंड टॉपिक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, इसको हम NCERT की बुक से लाइन वाइज लाइन रिवाइज करेंगे। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं। क्या हम भाग्यशाली नहीं हैं कि प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं? ठीक है, अनेक प्रकार के फ्लावर्स जिन्हें हम लगातार देखते हैं, सूंघते हैं तथा जिनकी महक हमें अच्छी लगती है, जिनके रंग की खूबसूरती हमको आकर्षित करती है, यह सभी बातें उनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सहायक होती हैं। फूलों का अस्तित्व तो केवल मनुष्य के लिए नहीं होता है, सभी फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अगर हम इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर्स तथा फ्लावर्स के पार्ट की संरचना की डाइवर्सिटी पर नज़र डालें तो वे एडॉप्टेशन की एक अमेजिंग रेंज को दर्शाते हैं, ताकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एंड प्रोडक्ट जैसे फ्रूट एंड सीड बन सके। हम बात करेंगे फ्लावर्स की। फ्लावर या फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। प्राचीन काल से मनुष्य का फूलों के साथ निकट संबंध रहा है। मनुष्य के लिए फूल एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस तथा कल्चर महत्व में उपयोगी रहा है। मनुष्य अपनी महत्वपूर्ण फीलिंग जैसे लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग को एक्सप्रेस करने के लिए फ्लावर को एज अ सिंबल प्रयोग करता रहा। बात करें फ्लोरिकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स और फ्लावरिंग प्लांट स्पेशली फॉर ऑर्नामेंटल पर्पस। एक बायोलॉजिस्ट के लिए पुष्प मार्फोलॉजिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वेल तथा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्थान है। अब हम बात करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स के। तो प्लांट में फूल दिखने से पहले यह डिसीजन आ जाता है कि प्लांट में फूल आने वाले हैं। कई हार्मोनल एवं स्ट्रक्चरल चेंज शुरू हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप फ्लोरल प्राइमोडियम का डिफ्रेंशिएशन तथा डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस बनता है जो फ्लोरल बड तथा फ्लावर को धारण करता है। फ्लावर में मेल तथा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड्रोसियम एंड गायनोसियम डिफ्रेंशिएट डेवलप हो जाते हैं। एंड्रोसियम में स्टेमेन का एक होल होता है जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है, तथा गायनोसियम को फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। अब हम बात करेंगे स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन। ठीक है, एक टिपिकल स्टेमेन के 2 भाग होते हैं। पहला फिलामेंट लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक होता है, दूसरा एंथर जो टर्मिनल एंड होता है। एंथर जनरली बाइलोब्ड होते हैं। फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड थैलमस या फिर पेटल से जुड़ा रहता है। स्टेमेन के लेंथ तथा नंबर दोनों अलग अलग स्पीसीज के फूलों में वेरी करता है। ठीक है, अगर आप अलग अलग स्पीसीज के 10 फ्लावर के स्टेमेन को कलेक्ट कर स्लाइड पर रखेंगे तो उसमें आपको साइज में लार्ज वेरिएशन देखने को मिलेगी। प्रत्येक स्टेमेन का माइक्रोस्कोप से सावधानी पूर्वक अध्ययन करके तथा उसका साफ डायग्राम बना के शेप तथा विभिन्न फूलों के एंथर के अटैचमेंट को समझा जा सकता है। ठीक है, एक टिपिकल एंजियोस्पर्म का एंथर बाइलोब्ड होता है तथा प्रत्येक लोब में 2 थीका होते हैं, अर्थात ये डाइथीकस होते हैं। प्रत्येक थीका को लेंथ वाइज सेपरेट करती हुई एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप पाई जाती है। आइए हम एक एंथर के ट्रांसवर्स सेक्शन में विभिन्न प्रकार के टिश्यू और उनके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझें। ठीक है, एंथर का बाइलोब्ड नेचर हमें ट्रांसवर्स सेक्शन में स्पष्ट दिखाई देता है। एंथर एक 4 साइडेड यानी टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, जिसमें 4 कॉर्नर पर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती है। प्रत्येक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती है। माइक्रोस्पोरेंजिया आगे डेवलप होकर पोलन सैक बन जाती है। ये एंथर की पूरी लेंथ तक लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड करते हैं तथा पोलन ग्रेन से संपूर्ण भरे रहते हैं। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। एक टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपने ट्रांसवर्स सेक्शन में लगभग सर्कुलर दिखाई देती है। इसमें जनरली 4 वॉल लेयर होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर तथा टेपेटम। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आउटर टू इनर पूछा जाता है या इनर टू आउटर पूछा जाता है। ठीक है, बाहरी 3 लेयर जो होती है वो प्रोटेक्शन करती है तथा एंथर के डियासेंस में सहायता करती है, जिससे पोलन ग्रेन बाहर निकल आते हैं। तो सबसे अंदर वाली लेयर जो होती है वो टेपेटम होती है, जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है,
टेपिटम के सेल में डेंस साइटोप्लाज्म तथा जनरली एक से अधिक न्यूक्लियस पाए जाते हैं। जब एंथर यंग होता है तब इसके प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में कंपैक्टली अरेंज होमोलोगस सेल का एक समूह होता है जिसे स्पोरोजीनस टिश्यू कहते हैं। हम बात करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, ठीक है। जब एंथर डेवलप होता है तो स्पोरोजीनस टिश्यू के सेल में मियोटिक डिवीजन के द्वारा माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं। तो टेट्राड सेल की जो पोलैरिटी होगी वो हेप्लॉइड होगी। स्पोरोजीनस टिश्यू के प्रत्येक सेल के पास माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने की योग्यता होती है। प्रत्येक सेल को पोटेंशियल पोलन या माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। पोलन मदर सेल से मियोसिस के द्वारा माइक्रोस्पोर बनने के प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। जैसे ही माइक्रोस्पोर बनते हैं वे 4 सेल के क्लस्टर में अरेंज हो जाते हैं जिसे हम माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हजारों की संख्या में माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन बनते हैं जो एंथर के डिहाइसेंस होने पर बाहर निकल आते हैं। हम बात करेंगे पोलन ग्रेन की। तो पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपने हिबिस्कस या किसी अन्य फ्लावर के खुले हुए एंथर को छुआ हो तो आप पाएंगे कि आपके फिंगर पर कुछ येलो पाउडर चिपक जाता है। एक ग्लास स्लाइड पर एक बूंद पानी डालकर उस पर यह पोलन ग्रेन छिड़क कर माइक्रोस्कोप से देखें तो यह आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि विभिन्न स्पीसीज के पोलन ग्रेन का जो आर्किटेक्चर है, शेप, साइज, कलर एंड डिज़ाइन अलग अलग होता है। पोलन ग्रेन जनरली स्फेरिकल होते हैं। इनका डायमीटर लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। पोलन ग्रेन में एक प्रोमिनेंट वॉल पाई जाती है जिसमें 2 लेयर होती है, आउटर एक्साइन एंड इनर जो होता है वो इंटाइन होता है। हम बात करेंगे एक्साइन की। तो पोलन ग्रेन की हार्ड आउटर लेयर को एक्साइन कहते हैं जो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। स्पोरोपोलेनिन मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है तथा इस पर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कली तथा हाई टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड यानी नष्ट करने वाला कोई भी एंजाइम अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है। प्रोमिनेंट अपर्चर को जर्मपोर्स कहते हैं जहाँ स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होती है। पोलन ग्रेन को हम फॉसिल्स के रूप में प्रिजर्व कर सकते हैं क्योंकि इसमें स्पोरोपोलेनिन पाया जाता है। एक्साइन के पैटर्न एंड डिज़ाइन एक फैसिनेटिंग अरेज को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। हम बात करेंगे इंटाइन की। तो पोलन ग्रेन के इनर वॉल को हम इंटाइन कहते हैं। इंटाइन सेलुलोज तथा पेक्टिन की बनी थिन एवं कंटिन्यूअस लेयर होती है। पोलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। जब पोलन ग्रेन मैच्योर होती है तो इसमें 2 सेल पाई जाती है जिन्हें हम वेजिटेटिव तथा जनरेटिव सेल कहते हैं। वेजिटेटिव सेल यह सबसे बड़ी होती है तथा इसमें अधिक मात्रा में रिजर्व फूड एवं एक इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस होता है। जनरेटिव सेल यह छोटी होती है तथा यह वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में तैरती रहती है। जनरेटिव सेल स्पिंडल शेप की होती है जिसमें डेंस साइटोप्लाज्म तथा एक न्यूक्लियस पाया जाता है। 60% से अधिक एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में पाए जाते हैं। शेष एंजियोस्पर्मिक स्पीसीज में पोलन ग्रेन के झड़ने से पहले जनरेटिव सेल में माइटोटिक डिवीजन से 2 मेल गैमेट बनते हैं। इस प्रकार पोलन ग्रेन 3 सेल स्टेज में पाए जाते हैं। कई स्पीसीज के पोलन ग्रेन से कुछ लोगों में एलर्जी तथा ब्रोंकियल एफ्लेक्शन हो जाता है जिससे कभी कभी लोगों में अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस जैसे क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जाते हैं। इम्पोर्टेड वीट के साथ भारत-आई पार्थेनियम या कैरोट ग्रास की उपस्थिति सर्वव्यापक हो गई है तथा इसके पोलन ग्रेन एलर्जी काज करते हैं। पोलन ग्रेन न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं। पोलन टेबलेट का फूड सप्लीमेंट के रूप में प्रयोग करना आज के युग में फैशन हो गया है। वेस्टर्न कंट्री में टेबलेट तथा सिरप के रूप में पोलन प्रोडक्ट भारी मात्रा में बाज़ारों में मिलते हैं, ठीक है। यह दावा किया जाता है कि पोलन प्रोडक्ट को लेने से एथलीट तथा रेस हॉर्स की जो परफॉर्मेंस वो बढ़ जाती है। जब एक बार पोलन ग्रेन झड़ते हैं तो उन्हें स्टिग्मा पर अपनी वायबिलिटी खोने से पहले लैंड करना पड़ता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर वे फर्टिलाइजेशन कर सकें। पोलन ग्रेन कितने समय के लिए वेरिएबल होता है? यह हाईली वेरिएबल होता है। यह टाइम पीरियड, टेम्परेचर तथा ह्यूमिडिटी पर निर्भर करता है। कुछ अनाज जैसे राइस एंड व्हीट में पोलन ग्रेन के झड़ने से 30 मिनट के अंदर वायबिलिटी खो देते हैं। रोजिएसी, सोलेनेसी एंड लेग्यूमिनेसी में पोलन ग्रेन की वायबिलिटी महीनों तक चलती है। आपने एनिमल तथा ह्यूमन के स्पर्म तथा सीमेन को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए स्टोर करने के बारे में तो सुना ही होगा। कई स्पीसीज के पोलन ग्रेन को लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर कई वर्षों तक स्टोर किया जा सकता है।
क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में सीड बैंक की तरह ही स्टोर पोलन को पोलन बैंक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। हम बात करेंगे द पिस्टिल मेगास्पोरेंजियम, जिसे ओव्यूल भी कहते हैं, एंड एम्ब्रियोसेक की। गाइनोसियम फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। सिंगल पिस्टिल वाले गाइनोसियम को मोनोकार्पेलरी तथा एक से अधिक पिस्टिल वाले को मल्टीकार्पेलरी कहते हैं। जब एक से अधिक पिस्टिल एक साथ फ्यूज हो तो उसे सिनकार्पस, अगर वे फ्री हो तो उसे एपोकार्पस कहते हैं। प्रत्येक पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा यह पोलन ग्रेन के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है। स्टाइल यह स्टिग्मा के नीचे का लंबा पतला पार्ट होता है। ओवरी पिस्टिल के आधार पर फूला हुआ भाग ओवरी कहलाता है। ओवरी के अंदर की कैविटी को ओवेरियन कैविटी यानी लोक्यूल कहते हैं। प्लेसेंटा ओवेरियन कैविटी के अंदर स्थित होता है। प्लेसेंटा से निकलने वाले भाग मेगास्पोरेंजिया होते हैं, जिन्हें कॉमनली ओव्यूल कहते हैं। एक ओवरी में ओव्यूल की संख्या एक व्हीट, पैडी तथा मैंगो में से लेकर अनेक पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड में हो सकती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे द मेगास्पोरेंजियम यानी ओव्यूल की। ओव्यूल एक स्मॉल स्ट्रक्चर है जो प्लेसेंटा से फ्यूनिकल नामक स्टॉक से जुड़ा रहता है। ओव्यूल की बॉडी से फ्यूनिकल जिस रीजन में फ्यूज होता है उसे हाइलम कहते हैं। हाइलम या ओव्यूल तथा फ्यूनिकल के बीच के जंक्शन को प्रदर्शित करता है। प्रत्येक ओव्यूल को 1 या 2 प्रोटेक्टिव इनवेलप घेरे रहते हैं, जिन्हें हम इंटेगुमेंट कहते हैं। इंटेगुमेंट पूरे ओव्यूल को चारों ओर से घेरे रहती है, केवल टिप को छोड़कर, जहां पर माइक्रोपाइल नामक एक स्मॉल ओपनिंग पाई जाती है। माइक्रोपाइल के अपोजिट एंड पर ओव्यूल का बेसल पार्ट चलाजा होता है। इंटेगुमेंट से घिरे सेल के मास को न्यूसेलस कहते हैं। न्यूसेलस के सेल में अधिक मात्रा में रिजर्व फूड मटेरियल रहता है। एम्ब्रियोसेक या फीमेल गैमेटोफाइट न्यूसेलस में ही स्थित होता है। ठीक है, एक ओव्यूल के पास जनरली एक सिंगल एम्ब्रियोसेक होता है जो एक मेगास्पोर से रिडक्शन डिवीजन के द्वारा बनता है। अब हम बात करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस की। मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनने के प्रोसेस को मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। न्यूसेलस के माइक्रोपाइलर रीजन में ओव्यूल प्रायः एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल को डिफ्रेंशिएट करते हैं। मेगास्पोर मदर सेल एक लार्ज सेल है जिसमें डेंस साइटोप्लाज्म तथा एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाता है। मेगास्पोर मदर सेल में मियोटिक डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप 4 मेगास्पोर बनते हैं। अब हम बात करेंगे फीमेल गैमेटोफाइट की। तो अधिकतर फ्लावरिंग प्लांट में एक मेगास्पोर फंक्शनल होता है, बाकी बचे हुए 3 डिजेनरेट हो जाते हैं। केवल फंक्शनल मेगास्पोर ही फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियोसेक में डेवलप होता है। ठीक है, सिंगल मेगास्पोर से एम्ब्रियोसेक बनने के मेथड को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। न्यूसेलस, मेगास्पोर मदर सेल, फंक्शनल मेगास्पोर तथा फीमेल गैमेटोफाइट की सेल की प्लॉइडी क्या होगी, आइए जानते हैं। न्यूसेलस 2n होगा, मेगास्पोर मदर सेल 2n होगा, फंक्शनल मेगास्पोर n होगा, फीमेल गैमेटोफाइट n होगा। ये इंपॉर्टेंट है, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो प्लॉइडी बताना पड़ेगा। ठीक है, ये एम्ब्रियोसेक के बनने की प्रक्रिया को डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है, फंक्शनल मेगास्पोर का न्यूक्लियस माइटोटिक डिवीजन करके 2 न्यूक्लियाई बनाता है जो अपोजिट पोल की ओर मूव कर जाते हैं। परिणाम स्वरूप 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक बन जाता है। ठीक है, 2 और सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन होते हैं जिससे 4 न्यूक्लिएट तथा बाद में 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक बनते हैं। ये माइटोटिक डिवीजन स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर होते हैं, अर्थात न्यूक्लियर डिवीजन के बाद सेल वॉल शीघ्र नहीं बनती है। 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज के बाद सेल वॉल बनना शुरू होती है, जिससे टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियोसेक का ऑर्गेनाइजेशन होने लगता है। 8 में से 16 न्यूक्लियाई तो सेल वॉल से कवर हो जाते हैं तथा सेल में बदल जाते हैं, तथा बचे हुए 2 न्यूक्लियाई को हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, जो एग एपरेटस के नीचे लार्ज सेंट्रल सेल में स्थित होते हैं। एम्ब्रियोसेक के अंदर सेल का एक कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 3 सेल्स माइक्रोपाइलर एंड पर ग्रुप में एक साथ रहती हैं, जिससे एग एपरेटस बन जाता है। एग एपरेटस में 2 सिनर्जिड तथा एक एक्सेल होती है। माइक्रोपाइलर टिप पर सिनर्जिड में स्पेशल सेलुलर थिकनिंग पाई जाती है, जिसे फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। यह एपरेटस पोलन ट्यूब को सिनर्जिड में जाने के लिए गाइड का कार्य करता है। 3 सेल्स चलाजल एंड पर होती है जो एंटीपोडल सेल कहलाती हैं। लार्ज सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई पाए जाते हैं,
इस प्रकार मेच्योरिटी पर एक टिपिकल एंजियोस्पर्म की एम्ब्रियो सैक 7 सेल्ड तथा 8 न्यूक्लिएटेड होती है। आज हम यहीं तक रिवाइज करेंगे, ठीक है। हम पार्ट 2 में पूरा पॉलिनेशन को रिवाइज करेंगे। धीरे धीरे करके हम पूरे टॉपिक को रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू।